हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 73। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 72 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सबने अब तक पढ़ा था। वीरू अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा था और गुस्से में अपनी गाड़ी के बोनेट पर पंच मारे जा रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। वीरू अभी ठीक से उसे देखता उससे पहले ही किसी ने एक चांटा वीरू के गाल पर जड़ दिया था। तो वीरू अभी हैरानी से उस इंसान को देख रहा था और उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था। तो चलिए देखते हैं आप आगे इस कहानी में क्या होता है। वीरू का चेहरा भी एक साइड हो गया था। वीरू ने नजर उठाकर देखा तो सामने वृंदा खड़ी थी और गुस्से में वीरू को घूर रही थी। तो वृंदा को वहां पर देखकर वीरू के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी और उसने कसकर जल्दी से वृंदा को अपने गले लगा लिया था। और आसपास खड़े हुए लोग उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगे और फिर तभी अपने अपने काम में चले गए थे। और फिर वीरू ने वृंदा को बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। वीरू बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी वृंदा, मुझे पूरा यकीन था तुम पर। तो इस पर वृंदा ने कहा कि मैं अपना पासपोर्ट लेने के लिए आई हूँ, छोड़ो मुझे। तो वृंदा की बात सुनकर वीरू के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उसने और ज़्यादा कसकर वृंदा को पकड़ लिया था और बोला कि अब तुम कुछ भी लेने आई हो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तो वीरू की बात सुनकर अब वृंदा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी और फिर उसने भी धीरे से कहा कि मुझे दर्द हो रहा है वीरू, प्लीज़ अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली करो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वीरू ने अभी अपनी पकड़ ढीली कर दी थी और फिर वृंदा को देखकर उसे किस कर लिया था। तो दोनों ही अभी एक दूसरे को बेहद ही डीप किस कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र कि आसपास के लोग उन्हें देख रहे हैं। तो वीरू ने भी फिर वृंदा को गाड़ी में बैठाया और उसका सामान फिर से डिग्गी में रखकर कहा कि साले, तुझे बाहर नहीं आना चाहिए था, फिर भी तू आ ही गया। और फिर डिग्गी को जल्दी से बंद कर दिया। तो वीरू अभी वृंदा को लेकर सीधा एयरपोर्ट से बाहर चला गया था। इधर दूसरी तरफ रुद्र नील और दादाजी को लेकर एक क्लब में एंटर हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उस क्लब के अंदर एक भी आदमी मौजूद नहीं था, बस एक बार टेंडर ही था और पूरा क्लब खाली पड़ा हुआ था, जिसे देखकर दादाजी भी काफी हैरान थे। रुद्र ने वो क्लब पूरा ही बुक कर लिया था ताकि उसके दादाजी को कोई भी परेशानी ना हो। खाली क्लब को देखकर पहले तो दादाजी का मुंह एकदम से बन गया था, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि क्लब कैसे खाली होगा। लेकिन दादाजी समझ गए थे कि ये सब कुछ रुद्र और नील का किया हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि दादाजी को कोई भी क्लब में देखकर उल्टी सीधी बातें करे, इसीलिए पूरा का पूरा खाली करा है, इसीलिए उन्होंने क्लब ही बुक कर दिया है। तो सब मिलकर अभी एक टेबल पर आकर बैठ गए थे और बार टेंडर को ऑर्डर दे दिया। तो दादाजी ने अभी एक पैग पिया और फिर नील को देखकर बोलते हैं कि नील, मज़ा नहीं आ रहा है यार, कम से कम एक डांस तो होना ही चाहिए था ना, मुझे बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन यहाँ तो लड़कियाँ ही नहीं है। इस पर शुभ की आंखें एकदम से फैल गईं और फिर वो दादाजी की बात पर बोलता है कि दादाजी, मैं दिखाता हूँ ना आपको डांस, फिक्र किस बात की। तो शुभ की बात पर अब निहाल को तो हंसी आ गई थी और उसने शुभ के गले को पीछे से पकड़ते हुए कहा कि छोटे शेर, सब कुछ आता है क्या तुझे, सब कुछ सीख रखा है क्या तूने, किसी चीज़ को तो तू कभी मना ही नहीं करता है, सब कुछ तो तू करके दे देता है। तो निहाल की बात सुनकर अब सब हंसने लगे थे। दादाजी ने भी दूसरा पैग पिया और फिर तीसरा, और अब दादाजी के दिल की बातें भी बाहर आने लगी थी, ऐसी कुछ बातें जिसे घर में कोई भी नहीं जानता था। नील और रुद्र ने बस एक एक पैग ही लिया था, क्योंकि वो सब चाहते थे कि दादाजी को सही सलामत घर लेकर जाएं, जबकि शुभ और निहाल अभी थोड़े से नशे में आ चुके थे। तो दादाजी ने अब नील की तरफ देखकर थोड़ा सा नशे की हालत में कहा कि नील, तू बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुझे वो सब कुछ नहीं मिला जो तुझे मिलना चाहिए था। इस पर नील ने धीरे से कहा कि दादाजी, मुझे सब कुछ तो मिला है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 भाई और एक अच्छी सी फैमिली, सब कुछ तो है मेरे पास और मुझे कुछ नहीं चाहिए दादाजी। तो दादाजी ने अभी फिर रुद्र की तरफ देखकर कहा कि रुद्र, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ, बताया नहीं है मैंने तुम्हें और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी में बदले में ही फंसे रहो
और कुछ भी ना कर पाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम किट्टू के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी-खुशी बिताओ और सारी बदले की आग भूल जाओ। अपने बारे में भी सोचो, अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो बेटा। ये सुनकर तो नील और रुद्र दोनों के ही कान खड़े हो गए थे और दोनों का मुँह हैरानी से फैल गया था। रुद्र को तो यकीन नहीं था कि दादाजी ने उससे कुछ छुपाया भी है। वो तो सब कुछ जानता था और फिर ऐसा क्या था जो दादाजी रुद्र से आज तक छुपाते आ रहे थे। तो रुद्र और नील अभी दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और फिर दोनों ही एक पल के लिए समझ गए थे कि अगर दादाजी ने उन्हें आज नशे की हालत में वो बात बता दी तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो अब दादाजी दोबारा इस बात का जिक्र तक नहीं करेंगे। इसीलिए रुद्र ने अब दादाजी का हाथ पकड़कर कहा कि दादाजी प्लीज़ बताइए ना कि आपने मुझसे क्या छुपाया हुआ है। तो दादाजी अभी नशे में थे, इसीलिए वो अपने होश को खो चुके थे और अब वो रुद्र को बीती पल की सारी बातें बताना चाहते थे। तो वो पल जिसे वो कभी भी रुद्र के सामने नहीं बताना चाहते थे, आज तक उन्होंने बताया भी नहीं था क्योंकि वो रुद्र का गुस्सा जानते थे और अगर रुद्र को सच्चाई का पता चलेगा तो रुद्र अभी उस आदमी को मारे बिना नहीं रहेगा। तो रुद्र ने अभी फिर से पूछा कि बताइए ना दादाजी, आपने मुझसे आज तक क्या छुपाया हुआ है। तो दादाजी अभी नशे की हालत में बोलते हैं कि संजय की मौत के बाद मैं और तुम्हारी माँ एक लॉयर के पास गए थे क्योंकि हमने सोमनाथ पर केस किया हुआ था। तो दादाजी अब थोड़ा सा और ज़्यादा नशे में हो चुके थे और वो सोने लगे थे, लेकिन नील ने उन्हें सोने नहीं दिया। तभी नील ने फिर से अभी दादाजी को जगाते हुए थोड़ा सा जोर डालते हुए कहा कि दादाजी प्लीज़ बताइए ना कि फिर क्या हुआ था आगे, जब आप और छोटी माँ लॉयर के पास गए थे पापा की बात करने के लिए, और क्या नाम था उस लॉयर का और आप दोनों वहाँ पर क्यों गए थे उनके पास मिलने के लिए। तो दादाजी ने अपनी आंखें खोली और वो बोले कि संजय की मौत कैसे हुई थी हम में से कोई भी नहीं जानता है बेटा, बस हमें इतना पता है कि उसके लिए किसी ने एक एनवलप भेजा था और संजय ने उस एनवलप को देखकर सुसाइड कर ली थी और उस एनवलप में क्या था ये किसी को नहीं पता है। वो एनवलप कहाँ है किसी को भी नहीं पता है आज तक, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उस एनवलप में ज़रूर कुछ तो ऐसा था जिसे संजय सुसाइड करने पर मजबूर हो गया था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो संजय की मौत के बाद मैं और संध्या दोनों ही अब सोमनाथ को केस पर फंसाना चाहते थे और इसी सिलसिले में हम उस लॉयर के पास गए थे सोमनाथ के ऊपर केस करने के लिए और मजबूरी में हमें उसके पास जाने लगा। कौन सा लॉयर था दादाजी मुझे बताइए, आप किसके पास गए थे। तो रुद्र ने भी पूछा। तो दादाजी ने नशे की हालत में बोला कि अजीत सचादेवा, अजीत सचादेवा है नाम उसका। तो ये सुनते ही अभी रुद्र की भौहें एकदम से तन गई थी। रुद्र को ये तो पता था कि उसकी माँ ने सुसाइड की थी, लेकिन आज तक उसे सुसाइड का रीज़न नहीं पता चला था कि आखिर उसकी माँ ने सुसाइड क्यों करी थी और किसकी वजह से करी थी। तो रुद्र ने अब दादाजी को जगाते हुए फिर से पूछा, फिर क्या हुआ था दादाजी बताइए ना, मैं और क्या कहा था उसने, क्या उन्होंने केस लड़ने से मना कर दिया था क्या। तो दादाजी की आंखों में अब आंसू आ गए थे। दादाजी थोड़ा गंभीर आवाज़ में बोले कि उसने केस लड़ने से मना नहीं किया था, लेकिन उसने जो कीमत मांगी थी वो बहुत ज़्यादा मांगी थी। इस पर रुद्र ने भी दादाजी को देखते हुए पूछा कि क्या मांगा था उसने दादाजी मुझे बताइए आप। तो दादाजी थोड़ा सा रोते हुए बोले कि उसने संध्या के साथ। तो दादाजी ने अभी इतना ही कहा था कि रुद्र ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। रुद्र को समझते देर नहीं लगी कि लॉयर ने दादाजी और उसकी माँ से क्या कहा होगा और क्या कीमत रखी होगी उनके सामने। तो नील ने अब रुद्र के दोनों कंधों पर अपना पकड़ मजबूत करते हुए उसे हौसला देते हुए कहा कि रुद्र तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते हो। नील ने अभी फिर से पूछा कि दादाजी फिर क्या हुआ था आगे। तो दादाजी बोलते हैं कि हम उसकी ऐसी गंदी बात को कैसे मान सकते थे बेटा, इसीलिए मैं और संध्या वापस से प्रताप हाउस आ गए थे और फिर दोबारा उसके पास नहीं गए। लेकिन अगले ही दिन वो प्रताप हाउस खुद ही आ गया और सिर्फ मैं और संध्या ही घर पर थे। उसने संध्या को जी भर कर बेइज्जत किया। उसने संध्या से ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें कही कि जो मैं तुम सबको बता भी नहीं सकता हूँ। रुद्र अभी आगे कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही दादाजी अभी नशे की हालत में बेहोश हो गए थे और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। तो रुद्र का दिमाग जो कि अभी शांत हुआ था, वो अपने परिवार में अब खुश रहने लगा था। वो फिर से अपने रुद्र रूप में आ गया था। उसकी गुस्से
नशे से नशे तन चुकी थी। रुद्र ने टेबल पर गुस्से से अपना हाथ मारकर कहा कि नील, मैं उस अजीज सचदेवा को छोड़ूंगा नहीं। तो नील ने कहा कि रुद्र, मैं उस वक्त ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन कुछ बातें तो मुझे भी याद हैं कि छोटी माँ मेरे साथ एक घर में गई थी। ये सुनकर अभी रुद्र की आंखें और भी ज़्यादा गुस्से से फैल चुकी थी। तो रुद्र और नील अभी वहाँ से उठकर सीधा क्लब के दूसरी साइड में चले गए थे। नील अभी कुछ बातें बताना चाहता था रुद्र को और वो रखी एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तो रुद्र ने कहा कि नील, क्या हुआ था वहाँ पर, बता मुझे। तो नील ने कहा कि कुछ ज़्यादा याद तो नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत याद है, बस इतना याद है कि छोटी माँ और वो आदमी बहस कर रहे थे, आपस में बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे और छोटी माँ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और वो आदमी बहुत बुरी तरीके से हंस रहा था। मैंने छोटी माँ का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और मैं उन्हें रोता हुआ देख रहा था। उनके बीच किस बात को लेकर बहस हो रही थी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, छोटी माँ ने मुझे खुद से चिपका कर रखा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद छोटी माँ मुझे उस घर से लेकर बाहर आ गई और अगले ही दिन छोटी माँ ने खुद को फांसी लगा ली थी। रुद्र ने कहा कि नील, तुझे कुछ तो पता होगा ना कि माँ कौन से घर पर गई थी और कौन था वो आदमी, दिखने में वो कैसा था, कुछ तो पता होगा ना तुझे, उनके बीच में क्या बातें हो रही थी, कुछ तो याद कर। इस पर नील ने कहा कि रुद्र, मुझे सच में इतना याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो आदमी और कोई नहीं अजीज सचदेवा ही हो। तो रुद्र ने भी अब जल्दी से अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और फिर जय को कॉल किया और फिर उसने बोला कि मुझे आज के आज अजीज सचदेवा की सारी कुंडली निकाल कर दो जल्द से जल्द, और ये भी बताओ कि क्या अजीज सचदेवा का सोमनाथ से कोई भी कनेक्शन है। तो नील और रुद्र अभी सबको संभालते हुए क्लब के से घर के लिए आ गए थे। नील के समझाने पर रुद्र का दिमाग अभी कुछ शांत था, लेकिन वो अंदर ही अंदर अजीत सचदेवा को मारने का डिसीजन ले चुका था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अजीत सचदेवा पर। रुद्र और नील अभी सबको लेकर प्रताप हाउस में आ गए थे। सब अभी प्रताप हाउस के हॉल में खड़े थे। रुद्र और नील ने दादाजी को संभाल कर रखा था, जबकि शुभ और निहाल दोनों ही एक दूसरे को संभाल रहे थे और आपस में मस्ती कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसीलिए सब सो गए थे। अकेली दादी ही सबका इंतजार कर रही थी सोफे पर बैठकर। तो दादी को देखकर शुभ अभी दादी के पास गया, तो दादी ने भी शुभ का हाथ बीच में ही रोका और फिर हल्की सी गुस्से में बोला कि ये स्टोन पेपर सीजन मेरे साथ मत खेल, समझा, चुपचाप जाकर सो जा अपने कमरे में, नहीं तो अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तो शुभ ने भी नशे की हालत में ही दादी को देखा और फिर वो सीढ़ियों से होता हुआ सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। फिर निहाल भी दादी के गले में बाहें डालकर धीरे से बोलता है कि दादी, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इस पर दादी ने भी निहाल के गाल पर हल्का सा मार कर कहा कि जा जा तू भी जाकर अपने कमरे में सो जा, समझा, ये आई लव यू जाकर अपनी नव्या को बोल, मुझे नहीं बोल, समझा तू। और तब तक रुद्र और नील भी दादी जी को लेकर उनके कमरे में लिटा कर आ गए थे और फिर दादी के पास आकर बैठ गए। तो दादी बोलती है कि मेरे बुढ़े ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना तुम लोगों को। पर इस पर नील ने हंसते हुए कहा कि नहीं चंद्रकला, आपका बुढ़ा बस हमारे साथ वक्त बिताना चाहता था और कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस एक दो पैग लगा ली और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर रुद्र नील को लेकर अपने कमरे में चला गया था। फिर दादी भी दिग्विजय सिंह जी के पास आकर लेट जाती हैं। तो नील अभी अपने कमरे में आया तो अवनी और छोटा पैंथर दोनों ही सो रहे थे। तो नील ने अभी पहले अवनी को किस किया और फिर छोटे पैंथर को किस किया, फिर उनके बराबर में आकर वो भी लेट गया। नील अभी बेड पर लेट कर ये सोच रहा था कि वो छोटी माँ के साथ बचपन में किस घर में गया था और आखिर वो आदमी कौन था। नील अभी अपनी गहरी सोच में पड़ा हुआ था, लेकिन नील को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। जो कुछ भी उसे याद था वो सब कुछ तो उसने रुद्र को बता दिया था। इधर दूसरी तरफ रुद्र भी जब अपने कमरे में आया तो किट्टू अभी भी बालकनी में खड़ी हुई रुद्र का ही इंतजार कर रही थी। तो रुद्र ने अब किट्टू को बालकनी में खड़ा हुआ देखा तो जाकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके बालों को चूम कर बोलता है कि लिटिल खरगोश, अभी तक तुम सोई नहीं, अभी तक मेरा इंतजार कर रही हो। इस पर किट्टू बोलती है कि बस आपका इंतजार कर रही थी और कुछ नहीं। तो रुद्र ने भी किट्टू
किट्टू को अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे को चूमकर बोलता है कि और मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी तुम? ज़रा मुझे भी तो पता चले। इस पर किट्टू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। तो किट्टू ने अभी रुद्र की गर्दन पर किस करके कहा कि मुझे आपके साथ आज वक्त बिताना है, इसीलिए, क्योंकि कल से आपकी पनिशमेंट शुरू हो जाएगी। तो रुद्र अभी भी किट्टू की पनिशमेंट को हल्के में ही ले रहा था। उसने सोचा कि शायद किट्टू उसे कुछ ऐसे ही दे देगी, लेकिन किट्टू ने तो कुछ और ही सॉलिड सा सोच रखा था। रुद्र ने अभी किट्टू पर अपनी बाहें कसते हुए कहा कि ऐसा क्या पनिशमेंट देने वाली हो, इतना ज़्यादा खुश नजर आ रही हो और इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल देती हो तुम। इस पर अब किट्टू ने भी रुद्र के कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा कि वो तो आपको कल ही पता चलेगा, आज आपको कुछ भी नहीं बताने वाली मैं। आपने मुझे बहुत ज़्यादा सताया है ना, अब मैं आपको सताऊंगी। तो रुद्र ने अब किट्टू के होठों को हल्का सा चूमकर कहा कि कल की कल देखेंगे, लेकिन आज तो मैं अपने लिटिल खरगोश को बहुत ज़्यादा प्यार कर लूँ ना, क्योंकि कल से तो पनिशमेंट मिलेगी। इतना कहकर रुद्र अभी किट्टू की गर्दन पर किस करने लगा। तो किट्टू भी अब रुद्र के प्यार में खो गई थी। रुद्र ने अब किट्टू को अपनी गोद में उठा लिया था और कमरे में लेकर आ गया। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। रुद्र ने अभी किट्टू के सारे कपड़े निकाल दिए थे और उसे बेहद ही प्यार कर रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में रुद्र की जब आंखें खुलती है तो उसने अपने पास किट्टू को देखा। तो रुद्र ने अब किट्टू का माथा चूम लिया था और फिर उसे अपनी बाहों में भर कर लिया। तो थोड़ा सा किट्टू भी अब कसमसाती है। तो रुद्र बोलता है कि सो जाओ ना लिटिल खरगोश, कल रात बहुत ज़्यादा थक गई थी ना तुम मेरे प्यार करने से। इस पर किट्टू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तो रुद्र ने अभी फिर किट्टू के माथे को चूमकर थोड़ा सा उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। तो रुद्र के जाते ही किट्टू भी उठकर बेड पर बैठ गई और फिर उसके चेहरे पर भी इस वक्त बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी और मन में ऐसा लग रहा था कुछ सातिर चल रहा हो। तो किट्टू ने अपने मन ही मन बोला कि मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह, आपको बहुत ज़्यादा शौक है ना सबसे दूर रहने का, बहुत ज़्यादा शौक है सबको सताने का। अब मैं आपका ये शौक बहुत ही शौक से पूरा करूंगी, आप तरस जाएंगे मेरे पास आने के लिए। थोड़ी देर बाद रुद्र भी फ्रेश होकर बाहर आया और उसने फिर से किट्टू के बालों को चूमकर कहा कि लिटिल खरगोश, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से नहाकर नीचे आ जाना। ओके। तो किट्टू ने भी रुद्र की कलाई पकड़ी और फिर उसकी हथेली को चूम लिया, फिर उसका हाथ अपने गालों पर लगाया और फिर आंखें झपका कर कहा कि आप चलिए, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। तो रुद्र भी अब किट्टू की ये मुस्कान देखकर मुस्कुरा जाता है। तो किट्टू के ऐसा करने से अब रुद्र के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कान तो आ ही गई थी। अब उसने झुककर फिर से अभी किट्टू का माथा चूम लिया था, फिर वो वहां से चला गया। तो रुद्र भी जब नीचे आया तो दादी और अवनी दोनों ही नाश्ता बना रही थी और सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। आज सब एक साथ बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। रुद्र भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। नील और रुद्र बातें करते हैं जबकि शुभ अपना सिर पकड़े हुए डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। इस पर निहाल ने कहा कि लगता है छोटे शेर को कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है, अभी तक सिर दर्द कम नहीं हुआ। इस पर शुभ ने कहा कि हाँ, पूरे 1 साल के बाद जो पी है। ये सुनकर रुद्र नील दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। इस पर रुद्र ने भी पूछा कि क्यों 1 साल के बाद क्यों पी है तूने? इस पर शुभ ने कहा कि आप नहीं थे ना तो पीने का मन भी नहीं करता था भैया, इसीलिए नहीं पी थी। तो नील ने अब शुभ के सिर पर हाथ मार कर हिलाकर कहा कि साले छोटे शेर, तू तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। धीरे धीरे अब अवनी और दादी ने भी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। तो रुद्र ने अभी जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसकी नज़र अभी किट्टू पर जाती है जो सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी। तो रुद्र की नज़र तो अब किट्टू पर ही ठहर गई थी। रुद्र बहुत ज़्यादा प्यार से किट्टू को देख रहा था और किट्टू भी एक मीठी सी मुस्कान लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तो रुद्र के हाथ में जो निवाला था वो अभी प्लेट में गिर जाता है और उसकी नज़र तो अभी किट्टू पर थी। किट्टू आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। किट्टू ने टमाटर रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे, बालों को खुला किया हुआ था और हाथों में रेड कलर के बैंगल्स पहने हुए थे। माथे पर छोटी सी बिंदी थी, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। किट्टू कभी तो इतना तैयार नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज तो वो सच में बहुत ज़्यादा कयामत लग रही थी। उसकी खूबसूरती उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी जो कि रुद्र से बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रुद्र किट्टू को देख रहा था और किट्टू रुद्र को। रुद्र का मन हुआ कि वो अभी जाकर किट्टू को अपनी गोद में उठा ले और उसे गले लगा ले, गोद में उठाकर सीधा बेडरूम में लेकर चला जाए। लेकिन सबके सामने वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था और किट्टू तो बस तैयार ही इसीलिए हुई थी कि ताकि वो रुद्र को बहका सके और किट्टू अपने प्लान में कामयाब भी हो गई थी। तो रुद्र तो आज सच में बहुत ज़्यादा बहक चुका था किट्टू को देखकर। तो किट्टू भी अब सीढ़ियों से खड़ी हुई थी और रुद्र को बहुत प्यारी सी मुस्कान पास कर रही थी, जैसे वो रुद्र को ग्रीन सिग्नल दे रही हो उसके पास आने का। और तभी किट्टू का पैर भी फिसल जाता है और किट्टू बस 4 सीढ़ियां ऊपर थी और किट्टू नीचे गिर पड़ती है। तो ये देखते ही पूरा परिवार उठकर अभी किट्टू के पास आता है। तो रुद्र ने भी अगले ही पल किट्टू को गोद में उठा लिया था और किट्टू भी बेहोश हो चुकी थी। रुद्र अभी किट्टू को लेकर सीधा बेडरूम में आ गया था। तो रुद्र ने अब किट्टू को कई बार हाथ से थपथपा कर जगाने की कोशिश की थी, लेकिन किट्टू जग ही नहीं रही थी। वो तो एकदम से बेहोश हो चुकी थी। पूरा प्रताप हाउस इस वक्त काफी ज्यादा डर गया और तभी नील ने फोन करके जिया को आने के लिए कहा। तब तक रुद्र अभी किट्टू को अपनी गोद में लिए ही हुए बैठा रहा। इस वक्त रुद्र के साथ साथ सबकी जान हलक में अटक चुकी थी। रुद्र को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। सिर्फ 4 सीढ़ियां गिरने से ही किट्टू कैसे बेहोश हो सकती है और वो अभी तक उठ क्यों नहीं रही है। तो रुद्र ने भी कई बार किट्टू के चेहरे पर पानी के छींटे भी मारे थे, लेकिन किट्टू अभी तक होश में नहीं आई थी। और करीब आधा घंटे के बाद जिया प्रताप हाउस पहुंच जाती है। तो जिया ने अब रुद्र को देखकर कहा कि गोद में बैठ रहने से सही नहीं हो जाएगी, इसे सही से बेड पर लेटा दो, तब मैं इसका चेकअप कर लूँगी। तो रुद्र ने अभी किट्टू को बेड पर लेटा दिया था। तो जिया ने अभी फिर सबको देखा और फिर कहा कि मैं इसका चेकअप कर लूँ क्या, आप सब जाकर बाहर इंतज़ार करिए। इस पर अभी रुद्र ने हल्के से गुस्से में कहा कि जिया दी प्लीज़, ऐसा कौन सा चेकअप करना है आपको जो हम सबके साथ नहीं कर सकती आप, जिसके लिए हम सबको बाहर जाना ज़रूरी है। आपको जो करना है आप हमारे सामने ही कर लीजिए, हम लोग कोई बाहर नहीं जाएंगे। औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अपनी किट्टू को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला मैं यहीं पर रहूंगा। इस पर जिया ने थोड़ा सख्ती से कहा कि देखो रुद्र, चुपचाप से बाहर चले जाओ वरना मैं ये चेकअप नहीं करूंगी, समझे तुम। और फिर ले जाना अपनी किट्टू को हॉस्पिटल और वहीं जाकर चेकअप करा लेना। तो नील ने अभी रुद्र की बाजू को पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ढकेलते हुए कहा कि यार तू चल बाहर, जिया देख लेगी ना, कौन सा वो उसे खा जाएगी। तो नील अभी रुद्र को खींचकर बाहर ले आया था। इस वक्त कमरे में जिया और किट्टू ही थी और कोई नहीं था। तो जिया को देखकर किट्टू भी एकदम से उठकर बैठ गई। तो जिया ने कहा कि किट्टू आग से खेल रही हो तुम, अगर रुद्र को भनक भी लग गई ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारे साथ साथ तो वो मेरी भी क्लास लग जाएगी, मेरी जान खा जाएगा वो। इस पर किट्टू बोलती है कि नहीं जिया दी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत सताया है, मैं उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। वो खुद को समझते क्या है, उन्होंने मुझे 1 साल तड़पाया है, मैं दिन रात उनके लिए रोती रही और वो मेरे सामने होकर भी मेरे सामने नहीं आए। अब मैं उन्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगी, अब उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनके बिना मेरी हालत कैसी हुई थी। तो जिया ने कहा कि देख लो किट्टू, मैं तो बोल दूंगी लेकिन बाद में तुमको ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाए। और इस पर किट्टू ने मुस्कुरा कर कहा कि जिया थी कुछ भी नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा तो करिए, मुझे बहुत प्यार करते हैं वो, मेरी इतनी सी मजाक पर गुस्सा नहीं करेंगे और अगर करेंगे भी ना तो भी मैं उन्हें जल्दी से मना लूँगी, आप बस मेरा साथ दीजिए। अंदर अभी जिया और किट्टू आराम से बैठकर बातें कर रही थी और बाहर रुद्र की सांसें रुक रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। रुद्र को एक एक मिनट काटना भारी लग रहा था। रुद्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए वो बिल्कुल भी रोया नहीं। अगर कोई कमज़ोर पर्सन होता तो शायद अब तक उसकी आंखों में आंसू गिर चुके होते। तो रुद्र अभी किसी भी हालत में किट्टू को खुद से दूर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। तो रुद्र अभी बेचैनी से हॉल में चक्कर लगा रहा था। टेंशन तो सबको हो रही थी, लेकिन रुद्र वो कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रहा था किट्टू के लिए और पूरे हॉल में बस चक्कर काट रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सांसें अभी अटक रही हो। और तभी जिया ने किट्टू के कमरे का गेट खोला। सबकी नज़रें अब जिया पर जाकर ठहर जाती हैं। तो जिया भी अब सीधा रुद्र के पास आकर थोड़ी सी धीमी आवाज़ में बोलती है कि रुद्र, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो रुद्र अभी डर के
मारे अपना सलाइवा गटकता हुआ बोलता है कि क्या हुआ जीदी, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्या? बताइए ना कि क्या हुआ है किट्टू को? किट्टू बिल्कुल ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? इस पर जिया बोलती है कि वो फिजिकली तो बिल्कुल ठीक है रुद्र, लेकिन हाँ मेंटली थोड़ा सा ठीक नहीं है वो। नील ने कहा कि जिया खुलकर बताओ कि हुआ क्या है बच्चे को और क्या दिक्कत है उसे। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें अच्छे से बताओ, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को हायर करेंगे। इस पर जिया को अब गुस्सा आ गया था और वो नील को घूर कर देख कर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अच्छी डॉक्टर नहीं हूँ? तो जिया भी नील को इससे ज़्यादा डांटती कि उससे पहले ही रुद्र ने जिया को अपनी तरफ घुमाते हुए थोड़ा सा घबराती हुई आवाज़ में पूछा कि प्लीज़ प्लीज़ दी बताओ ना कि क्या हुआ है किट्टू को, उसे क्या प्रॉब्लम है और वो अभी तक होश में क्यों नहीं आई है। इस पर जिया बोलती है कि किट्टू को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। तो जिया की बात सुनकर अब सबके चेहरे एकदम से उतर गए थे, तो सबके चेहरों पर अब टेंशन के भाव भी आ गए थे। रुद्र ने अभी फिर से जिया की तरफ देखकर पूछा कि जिया दी ये क्या कह रही हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किट्टू हम सबको पहचान नहीं पाएगी? क्या उसे नहीं पता है कि हम में से कौन उसका क्या लगता है? इस पर जिया ने कहा कि रुद्र वो तुम सबको क्या किसी को भी नहीं पहचानती है, उसे ना प्रेशर मत देना बिल्कुल भी, शायद बस नरेन अंकल को पहचान पाए, उन्हें तुम यहाँ पर जल्दी से बुला लो, नहीं तो वो शायद यहाँ अजनबियों में खुद को देखकर पैनिक करने लगेगी और फिर हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। नील को कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो नील अभी मन ही मन खुद से बोल रहा था कि सिर्फ 4 सीढ़ियों से गिरने से किसी की शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे हो सकती है यार, मुझे तो ज़रूर इसमें दाल में कुछ काला लग रहा है। तो नील ने भी फिर जिया को तिरछी नज़र से देखकर कहा कि जिया तुम सच कह रही हो ना कि बच्चा को यही प्रॉब्लम है? इस पर जिया ने थोड़ा गुस्से में नील को घूरा और फिर बोलती है कि तुम्हें तो मेरी किसी भी बात पर यकीन ही नहीं आता है। नहीं आता है तो ठीक है, तो मैं क्या करूं बोलो? मुझे जो पता था मैंने बता दिया, ले जाओ किसी अच्छे डॉक्टर के पास किट्टू को, वो भी तुम्हें जब यही जवाब देगा ना तो जो मैंने दिया है तब तुम्हें समझ में आएगा। इस पर अब नील ने कहा कि अच्छा अच्छा भड़क क्यों रही हो तुम जिया, मैंने यकीन कर लिया है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तो जिया जानती थी कि नील शुभ निहाल उससे सवाल कर करके उसका दिमाग खराब जरूर कर देंगे, इसीलिए वो सीधा अब दादी के पास चली गई थी और फिर दादी का हाथ पकड़कर धीरे सी आवाज में बोलती है कि दादी इस वक्त आप सबको किट्टू की बात माननी पड़ेगी, जो वो कहेगी बस उसके मन का होना चाहिए। किट्टू पैनिक ना करे, इसीलिए वो जो कहेगी आप सबको वो करना होगा, उसकी हर एक बात को मानना पड़ेगा। नरेन अंकल को जल्दी से बुला लीजिए आप। तो दादी भी अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में सोफे पर बैठ गई थी और फिर रुद्र को देखकर बोलती हैं कि रुद्र नरेन को फ़ोन कर कि वो सौम्या को लेकर अभी के अभी प्रताप हाउस आ जाएगा, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी पता नहीं आखिर हमारे घर में क्या हो रहा है, किसकी नज़र लग गई है। पहले तुम दोनों भाई चले गए थे और अब इस बच्चे की याददाश्त चली गई है, क्या करें हम लोग। तो नील अभी कंटिन्यू जिया को ही घूर रहा था, क्योंकि जिया के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान भी आ चुकी थी, जिसे नील ने नोटिस कर ली थी। इधर दूसरी तरफ रुद्र तो सोफे पर अपना सिर पकड़े हुए बैठा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक से किट्टू को क्या हो गया। बस 4 सीढ़ियों से गिरने से उसकी याददाश्त कैसे चली गई, उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। रुद्र को टेंशन में देखकर नील ने कहा कि रुद्र सब ठीक हो जाएगा, शॉर्ट टाइम मेमोरी है, जल्दी से वापस आ जाएगी, परेशान मत हो। तो नील ने भी फिर जिया को देखकर कहा कि जिया तुम्हें क्या लगता है कि किट्टू की मेमोरी कब तक वापस आएगी, कुछ आइडिया है क्या? इस पर जिया अभी खुद में ही थोड़ा सा बड़बड़ाती है कि जब उसका मन करेगा तब आ जाएगी उसकी याददाश्त। तो नील ने भी फिर से जिया को देखकर पूछा कि जिया तुम खुद में ही क्या बड़बड़ा रही हो, जरा हमें भी तो बताओ, मैं भी कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जिया बोलती है कि मुझे क्या पता कब तक आएगी, ये तो उसी को ही पता होगा ना। शॉर्ट टाइम मेमोरी 1 महीने 2 महीने या 6 महीने तक तो होती ही है ना, तभी तक आ पाएगी। तो नील बोलता है कि जिया सच्ची सच्ची बताओ कि तुम डॉक्टर पढ़कर ही बनी हो या फिर नकल करके बनी हो, मुझे तो कुछ डाउट हो रहा है तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री पर। तुम्हें सच में नहीं पता कि शॉर्ट टाइम मेमोरी कब तक वापस आती है? तो जिया को अब गुस्सा आ गया था और वो नील को पॉइंट करके गुस्से से बोलती है कि नील मैं तुम्हारे जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ, समझे, जो नकल मार के पास हो जाऊँ। मैंने पढ़ाई करी है तब पास हुई हूँ। मुझे आज भी याद है कि स्कूल में तुम्हें बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती थी और तुम हमेशा ही एग्जाम टाइम में बहुत सारी चिट बना कर लाते थे पास होने के लिए और फिर तुम उसी से ही पेपर करते थे। मुझे
सब पता है कैसे तुम नकल मार के पास होते थे। इस पर नील बोलता है कि अच्छा, तो मैं कौन सा अकेले अकेले पास होता था, तुम्हें भी तो उसी से पास करवाता था ना साथ में बैठकर। तो जिया और नील अभी दोनों ही आपस में ढेर सारी बहस कर रहे थे और फिर अवनी अपने सिर पर हाथ मारकर उन दोनों को देख रही थी। तो फाइनली अब अवनी बीच में आकर नील से बोलती है कि नील, आप एक बच्चे के पापा बन गए हो और आप अभी भी जिया दी के साथ ऐसे बच्चों की तरह लड़ते हो, शर्म नहीं आती क्या आपको। तो जिया भी फिर से दादी को देखकर बोलती है कि दादी, अब मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, आज मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। तो दादी ने भी नील की तरफ देखकर कहा कि जा, अब अगर तूने इसके साथ बहस कर ली हो तो इसे जाकर हॉस्पिटल भी छोड़कर आ, समझा, तू जा इसे लेकर जल्दी से। तो नील अभी कुछ बोलता उससे पहले ही जिया बोलती है कि नहीं दादी, मैं खुद ही अपनी गाड़ी लेकर आई थी, मैं खुद चली जाऊंगी, इसे मेरे साथ भेजने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये रास्ते में दिमाग मेरा खा जाएगा। तो जिया भी फिर खुद से बोलती है कि निकल जा जिया, वरना ये नील पूछ पूछ कर सारा सच अभी तुझसे उगलवा देगा। तो इधर दूसरी तरफ किट्टू तो अपने कमरे में आराम से बैठकर मोबाइल चला रही थी, रुद्र की फोटो देखने में बिजी थी और फिर रुद्र की हालत को मन ही मन सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रही थी। किट्टू को बहुत मज़ा आ रहा था रुद्र को ऐसे सताकर। तो किट्टू अभी खुद से ही बड़बड़ाकर बोलती है कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब उन्हें समझ में आएगा कि मैं उनके बिना कैसे जी थी, कैसे रहा था मैंने 1 साल उनके बिना। और थोड़ी देर के बाद अभी किट्टू के कमरे का गेट खुलता है। तो किट्टू ने अभी जल्दी से अपना मोबाइल तकिए के नीचे रखा और फिर आंख बंद करके लेट गई। तो नरेन और सौम्या अभी उस कमरे में आए। नरेन ने भी किट्टू के सिर पर अपना हाथ रखा और फिर किट्टू की आंखें धीरे से खुल गई थी और ये कह सकते हैं कि उसने एक्टिंग में अपनी आंखें खोल ली थी जल्दी से और धीरे धीरे आंखें खोलकर नरेन को देखने लगी। तो किट्टू ने अब नरेन को देखकर हल्के से कहा कि पापा आप कब आए। तो नरेन बोलता है कि मेरी प्रिंसेस कैसी हो तुम। किट्टू भी थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए बोलती है कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ पापा, आप कैसे हैं। फिर उसने सौम्या की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पापा, ये कौन है जो आपके साथ आई है, मुझे भी इनसे मिलवाइए। इस पर नरेन ने कहा कि ये तुम्हारी माँ है बेटा। तो किट्टू ने अभी जानबूझकर थोड़ा सा मासूमियत के साथ नरेन को देखकर पूछता है कि लेकिन आप तो कहते थे कि मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई है ना, तो फिर ये कैसे आ गई। इस पर नरेन ने कहा कि हाँ बेटा, लेकिन अब वो वापस आ गई हैं तुम्हारे पास। तभी पूरी फैमिली एक एक करके अब किट्टू के कमरे में आ गई थी उसे देखने के लिए। तो किट्टू को तो अब काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया था। उसने जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। किट्टू को अब खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा था और खुद में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसने कितने आराम से अब पूरी फैमिली को बेवकूफ़ जो बना दिया था। सब उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो किट्टू अभी जानती थी कि वो अपनी हंसी कैसे कंट्रोल कर रही है, खासकर जब उसने रुद्र की शक्ल देखी थी जिस पर अभी 12 बज गए थे, जिसके चेहरे पर अभी सिवाय उदासी के कुछ भी नहीं था और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था। रुद्र ने तो सोचा था कि जब वो घर आएगा तो अपनी किट्टू के साथ बहुत सारा वक्त बिताएगा, उसे बहुत सारा प्यार करेगा, लेकिन किट्टू तो अपनी बात की पक्की निकली थी। उसने तो अब रुद्र को पनिश करना शुरू भी कर दिया था। उसने 100% अब अपना दे चुकी थी। तो किट्टू ने अब उन सब को देखकर नरेन से धीरे से पूछा कि पापा, ये सब कौन है जो मेरे कमरे में आ गए, मुझे इनसे डर लग रहा है, प्लीज दूर हटिए इनसे कहिए। इस पर नरेन बोलता है कि ये सब तुम्हारी बहन के ससुराल वाले हैं बेटा। तो किट्टू ने भी हैरानी से पूछा कि पापा, मेरी कोई बहन भी है क्या। इस पर नरेन ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन भी है जो तुमसे बहुत प्यार करती है। फिर उसने भी दिशा का हाथ पकड़ा और फिर किट्टू को सामने लाते हुए कहा कि ये है तुम्हारी बहन दिशा, अच्छे से पहचानो इसे। तो किट्टू ने अभी थोड़ा सा जानबूझकर कहा कि पापा, दिशा की शादी इस घर में हुई है क्या। तो नरेन ने बोला कि हुई नहीं है, होने वाली है बेटा। इस पर अभी किट्टू ने फिर से पूछा कि किससे होने वाली है पापा। तो नरेन ने भी शुभ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये शुभ है, तुम्हारी बहन की शादी शुभ से होने वाली है बहुत ही जल्द। तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अच्छा, तो ये है मेरे जीजू। तो शुभ को अब अपने लिए जीजू सुनकर काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ गई थी और वो किट्टू को देखकर मुस्कुराने लगा था। उसने किट्टू से हमेशा ही शुभ भैया ही सुना था अपने लिए, शुभ जीजू तो वो पहली बार ही सुन रहा था, इसीलिए उससे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। किट्टू ने अभी नरेन से बहुत सारे सवाल किए हुए थे और फिर नरेन ने सारे सवालों को शांति से जवाब भी दे दिया था। किट्टू को अब कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए। तो रुद्र भी अब वहीं पर खड़ा हुआ था। किट्टू ने अभी फिर से नरेन से धीरे से पूछा कि
ये कौन है पापा जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस पर नरेन ने कहा कि ये दिशा का जेठ है बेटा। तो किट्टू ने अब धीरे से पूछा कि और फिर उनकी बीबी कहाँ पर है। इस पर नरेन को थोड़ी सी हंसी आ गई थी, लेकिन वो हंसा नहीं था क्योंकि उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली थी। किट्टू की हालत को देखते हुए उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा कि उनकी बीबी अपने मायके में चली गई है। तो किट्टू ने भी फिर से धीरे से नरेन के कान में कहा कि पापा ये तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, फिर उनकी बीबी अपने मायके में क्यों चली गई है, उसे इतने स्मार्ट आदमी को छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी। तो नरेन को अब हंसी तो आ रही थी, लेकिन उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे भी कहीं ना कहीं अब किट्टू की हरकतों पे थोड़ी सी गड़बड़ जरूर लग रही थी। उसे भी थोड़ा सा शक हो रहा था कि शायद ये एक्टिंग कर रही है। आखिर नरेन ने किट्टू को बचपन से देखा था, लेकिन फिलहाल उसने किट्टू से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा, या ये कहें कि वो किट्टू की बातों में खुद को फंसाना ठीक नहीं समझ रहा था। इधर दूसरी तरफ शुभ ने अभी नील का हाथ पकड़ा और फिर किट्टू के कमरे से बाहर उसे लाकर बोलता है कि भैया मुझे ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ तो दाल में काला है। तो नील ने कहा कि कैसी गड़बड़। इस पर शुभ बोलता है कि एक बात बताओ भैया, किट्टू भाभी सब कुछ भूल गई हैं, लेकिन उन्हें अपने पापा याद हैं जबकि वो छोटी थी जब ससुर जी उन्हें छोड़कर चले गए थे। हो ना हो मुझे तो ये सब कुछ भाभी की एक्टिंग लग रही है। मुझे लग रहा है कि वो जानबूझकर हम सबको पागल बना रही हैं और हमारे सामने एक्टिंग कर रही हैं। तो शुभ की बात सोचने लायक तो थी ही। तो नील ने कहा कि हाँ यार छोटे शेर, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि बच्चा को अपने पापा कैसे याद है, क्योंकि वो हर किसी को तो भूल चुकी है। कुछ सोचकर फिर नील बोलता है कि और हाँ छोटे शेर, अगर वो रुद्र के साथ गेम भी खेल रही है ना तो हम उसे खेलने देते हैं। वैसे भी रुद्र खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है ना, बहुत ज़्यादा छुप छुपा कर रहता था ना हमारे साथ। आजा शुभ, आज हम दोनों भी मिलकर रुद्र के मज़े लेते हैं यार। तो दोनों को अब काफ़ी हद तक यकीन हो गया था कि किट्टू ज़रूर उन सब से झूठ बोल रही है और दोनों ही फिर वापस से कमरे में आए। तो शुभ ने भी नरेन को देखकर जानबूझकर कहा कि ससुर जी मुझे लगता है कि आपको साली साहिबा को अब घर लेकर आ जाना चाहिए, शायद वो यहाँ पर कंफर्ट नहीं है। इस पर किट्टू ने भी बड़ी ही मासूमियत से अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा कि हाँ पापा मुझे यहाँ पर घुटन सी लग रही है, प्लीज चलिए ना घर चलते हैं। तो नरेन अभी बेशक ही किट्टू के पापा थे, लेकिन रुद्र को बहुत ही ज्यादा मानते थे। नरेन ने भी रुद्र का चेहरा देखा जो कि बहुत ज्यादा लटका हुआ था और काफी ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ था। और फिर किट्टू को देखकर वो बोलते हैं कि हाँ चलो चलते हैं बेटा, हम तुम्हें घर लेकर चलते हैं। तो किट्टू अभी नरेन के साथ प्रताप हाउस से चली गई थी। तो रुद्र का मुंह एकदम से लटकाए हुए उसे जाता हुआ देख रहा था। तो चाह कर भी अब किट्टू को वो रोक नहीं सकता था। उसे डर था कि अगर वो किट्टू को रोकेगा तो किट्टू कहीं पैनिक ना हो जाए। उसने अपने पापा से 10 सवाल करेगी और फिर मिस्टर राठौड़ जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जबकि अभी शुभ और नील ने ये बात निहाल को भी बता दी थी और फिर तीनों ही रुद्र को देख रहे थे और काफी ज्यादा हंस रहे थे। तीनों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था रुद्र का उतरा हुआ टेंशन भरा चेहरा देखकर। तीनों ही अभी रुद्र का चेहरा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और रुद्र को गाली दे रहे थे कि साले तूने बहुत ज्यादा तड़पाया है ना सबको, अब तेरी बारी है। तो रुद्र ने अब नाश्ता तक नहीं किया था और वो अपने कमरे में चला गया था। इधर दूसरी तरफ नरेन जो ड्राइव कर रहा था, किट्टू दिशा पीछे बैठी हुई थी और सौम्या आगे बैठी थी। तो नरेन ने भी ड्राइव करते हुए कहा कि किट्टू ये सब क्या है, तूने ये सब कुछ क्यों किया है। इस पर किट्टू बोलती है कि क्या हुआ पापा, मैंने क्या किया है। तो नरेन ने कहा कि किट्टू मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं भूली हो, तुम्हें सब कुछ याद है और तुम ये सब कुछ नाटक कर रही हो। अब तुम मुझे साफ साफ बताओगी कि ये सब कुछ नाटक क्यों किया तुमने। इस पर किट्टू अभी जानबूझकर रोने लगती है। तो किट्टू अभी भोली सी सूरत बना कर बोलती है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ पापा। कौन सा नाटक, किस नाटक के बारे में आप बातें कर रहे हैं, कौन सा नाटक बताइए मुझे, कैसी बात कर रहे हो पापा। तो किट्टू ने अभी पूरी एक्टिंग करके सौम्या और दिशा को कन्विंस कर लिया था कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। सौम्या भी हल्के गुस्से में बोलती है कि नरेन बस कर दो ना, मेरी बच्ची पहले से ही अपनी मेमोरी खो चुकी है, वो पहले से ही अपनी याददाश्त खोकर अपने आप को भूल चुकी है और ऊपर से आप उसे डांट रहे हैं। मेरी किट्टू को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है आपको, और अगर आपने किट्टू को कुछ भी कहा ना तो सच कहती हूँ मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, या तो आपकी और मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगी। तो नरेन ने भी ड्राइव करते हुए थोड़ा सा फ्रंट मिरर में खुद को देखा जिसमें उसे किट्टू दिखाई दे रही थी और फिर खुद में बड़बड़ाया कि एक्टिंग अच्छी करने लगी है ये लड़की, समझ नहीं आता कि
वो लड़का इसे इतना प्यार करता है, इसके लिए इतना परेशान है, उसके साथ गेम क्यों खेल रही है ये। किट्टू भी अभी काफी ज्यादा रो रही थी और जानबूझकर वो सौम्या और दिशा को अपने नाटक में फंसा रही थी। तो दिशा ने अभी उसे चुप कराते हुए कहा कि किट्टू तुम चुप हो जाओ, ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं है, पापा तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, मुझे भी बोलते हैं, वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, पापा को कुछ काम नहीं है ना, सारा दिन बस लैपटॉप में बैठे रहते हैं, इसीलिए कुछ भी बोल देते हैं किसी को, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी किट्टू। इस पर अब किट्टू ने भी थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए कहा कि दिशा मुझे क्या हुआ है, क्या मेरी मेमोरी चली गई है क्या। तो सौम्या बोलती है कि मेरी किट्टू को कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो किट्टू, अब तुम ना ज्यादा मत सोचो। थोड़ी देर में अभी नरेन ने गाड़ी अपने घर के बाहर आकर रोक दी थी। तीनों माँ बेटी उतरकर अब घर के अंदर चली गई थी। नरेन ने खुद से कहा कि क्या सॉलिड एक्टिंग करती है यार ये लड़की, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर सकती है, जो अपने बाप को भी पागल बना देगी। दो आंसू क्या बहाए और सौम्या और दिशा को तो अपनी तरफ ही कर लिया इसने। तो सौम्या और दिशा भी किट्टू को लेकर घर के अंदर चली गई थी। दोनों ने अभी पूरा दिन किट्टू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, किट्टू की हर बात मानी थी और किट्टू जो जो कह रही थी वो दोनों वही कर रही थी। किट्टू भी अब जानबूझकर एक्टिंग करती रहती है और फिर धीरे धीरे शाम तक उस माहौल में ढल गई। तो नरेन आज ऑफिस नहीं गया था, वो बस किट्टू को ही नोटिस कर रहा था कि आखिर किट्टू ये सब कुछ क्यों कर रही है और आखिर सच में उसकी मेमोरी गई है या फिर नहीं। नरेन मगर अच्छे से जानता था कि किट्टू उसके साथ एक्टिंग ही कर रही है, वो जरूर कुछ ना कुछ तो प्लान करके बैठी है। अगर वो किट्टू को सौम्या और दिशा के सामने कुछ भी कहता तो माँ बेटी नरेन को ही डांटती, इसीलिए नरेन अभी चुप रहता है, उसने चुप रहना ही ठीक समझा। जबकि नरेन की नजरें अभी भी बस किट्टू से टकराती तो किट्टू अपनी आंखें इधर उधर कर लेती और इसी बात को कर नरेन समझ जाता कि किट्टू उसके सामने एक्टिंग कर रही है। तो किट्टू भी समझ गई थी कि उसके पापा ने उसकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए किट्टू और ज़्यादा एक्टिंग करने लगती ताकि उसके पापा को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाए। और ज़्यादा एक्टिंग करने की वजह से अब नरेन को उसके ऊपर और शक हो गया था। सब डिनर कर रहे थे और सौम्या और दिशा दोनों ही किट्टू को बड़े ही प्यार से खाना खिला रही थी। नरेन खाता हुआ भी किट्टू को ही घूर रहा था क्योंकि उसे किट्टू की हरकतें एकदम से समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद दिशा का फोन वाइब्रेट होता है और वो अपना फोन लेकर वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। तो सौम्या ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर अभी पानी नहीं है, तो सौम्या भी किचन में पानी लेने के लिए चली जाती है। तो डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सिर्फ नरेन और किट्टू ही थे। किट्टू जो अभी बहुत प्यार से खाना खा रही थी और नरेन अभी भी किट्टू को ही घूर रहा था। नरेन किट्टू को ही देख रहा था जबकि किट्टू नरेन को देख ही नहीं रही थी क्योंकि वो जान रही थी कि नरेन उस पर शक कर रहा है। वो तो बस चुपचाप से अपना खाना खा रही थी और तभी नरेन ने मुस्कुराकर अभी किट्टू की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें पता है 24 नवंबर को रुद्र का बर्थडे है। और ये सुनते ही किट्टू ने भी ध्यान नहीं दिया और उसने नरेन की बात को करेक्ट करते हुए बोला कि नहीं पापा, उनका बर्थडे 24 नवंबर को नहीं 24 दिसंबर को आता है। तो नरेन ने अभी चम्मच साइड में रख दिया और फिर हाथ बांध कर किट्टू को घूरा और फिर तभी सौम्या भी बाहर आ गई। तो सौम्या को देखकर किट्टू ने भी रोते हुए कहा कि मम्मी मम्मी पापा ना मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हैं, वो मुझे गुस्से से घूर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तो सौम्या ने अभी गुस्से में नरेन को देखा और फिर गुस्से में बोलती है कि नरेन नरेन क्या कर रहे हैं आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे ना, क्यों परेशान कर रहे हैं आप मेरी बेटी को, बोलिए क्यों मेरी बच्ची को डराने पर तुले हुए हो आप, क्यों उसे आप इतना ज़्यादा डरा रहे हैं। तो किट्टू अभी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है मगर आपको कुछ समझ नहीं आता, ऊपर से आप उसे ऐसी गुस्से वाली नज़रों से घूर रहे हैं, वो और ज़्यादा डर जाएगी, बस कर दो ना नरेन प्लीज़, अगर मेरी किट्टू रोई ना तो आपको आज हॉल में ही सोना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो नरेन अभी बड़े ही प्यार से उठा और फिर सौम्या के करीब जाकर बोलता है कि तुम्हारी ये बच्ची सबको बेवकूफ़ बना रही है, बस एक्टिंग कर रही है, कुछ नहीं हुआ है इसे सब कुछ याद है, कोई शॉर्ट मेमोरी इसकी नहीं गई है, इसे सब पता है। मुझे तो लगता है कि इसने जिया के साथ मिलकर कोई प्लान किया है जिसे ये पागल बना रही है सबको, और वो डॉक्टर जिया इस बच्ची की बातों में भी आ गई। हद है यार, इतनी मैच्योर होने के बाद भी उसने इसकी बात को कैसे मान लिया, कैसे वो इसका साथ दे सकती है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। तो सौम्या भी नरेन को कुछ कहती उससे पहले ही किट्टू जोर जोर से रोने लगती है। तो सौम्या ने अभी नरेन के सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का दिया और फिर किट्टू के पास जाकर बोलती है कि बस मेरा बच्चा रोते नहीं है, तुम्हारे पापा को तो
मैं आज बेलन से मारूंगी। उन्होंने मेरी बच्ची को रुलाया है ना, तो आज इनको मैं सबक सिखा कर रहूंगी। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं ये। सच कहती है दिशा, लैपटॉप में बस बैठे रहेंगे और कोई काम तो है नहीं इनके पास, बस बच्चों को डांटते रहती हैं। तो नरेन ने भी सौम्या की बात को इग्नोर किया और फिर किट्टू को देखकर गुस्से से कहा कि किट्टू, तुम रुद्र के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो तुम उस बच्चे के साथ। वो तुमसे दूर था तो उसकी वजह थी और बहुत ठोस वजह थी। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, वो ऐसे ही तुमसे दूर नहीं रहा है। ये बचपना छोड़ दो बेटा और अपने घर वापस चली जाओ, अपना घर संभालो। रुद्र बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तो नरेन की बात सुनकर किट्टू और भी ज़्यादा रोने लगी। फिर सौम्या की तरफ देखकर सुबकते हुए बोलती है कि मॉम कौन सा घर और किस घर में जाना है मुझे कौन से घर में जाना है बताइए ना आप, किसके घर जाऊँ मैं? तो पापा मुझे कौन से घर जाने के लिए कह रहे हैं? किट्टू काफ़ी ज़्यादा सवाल करती है सौम्या से और रोने लगती है। इस पर सौम्या ने किट्टू को चुप कराते हुए कहा कि कोई भी घर नहीं है किट्टू, यहीं पर रहना है तुम्हें हमारे साथ रहना है और कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया है, कल इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी मैं और कल इनको मैं बिल्कुल ठीक करा के ले आऊंगी, इनकी ना अकल ठिकाने लगवाऊंगी मैं। तुम बस चुप हो जाओ बेटा और आराम से खाना खाकर सो जाओ। तो सौम्या ने भी गुस्से से नरेन को घूरा और फिर किट्टू को लेकर उसके कमरे में चली गई। तो नरेन ने तो अब अपने सिर पर हाथ मार लिया था। इधर दूसरी तरफ शुभ और दिशा फोन पर आपस में बातें कर रहे थे, दोनों ही खुश भी थे। तो दादी ने भी दोनों की शादी करने का फैसला जो कर लिया था। बहुत ज़्यादा कुलदेवी के मंदिर से आने के बाद दादी उनकी शादी की अनाउंसमेंट करने वाली थी। शुभ ने कहा कि दिशा मेरे साथ डेट पर चलोगी क्या? मुझे ना तुम्हारे साथ डेट पर चलना है, तुम्हारी याद आ रही है। तो दिशा भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है कि हाँ शुभ जी बिल्कुल चलूँगी ना आपके साथ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बताओ ना कि कब चलना है आपके साथ डेट पर। तो अभी शुभ ने कहा कि कल रात को चलते हैं ना साथ में। तो दिशा ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया कि ठीक है, कल रात को मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप मुझे लेने आ जाना। मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके साथ डेट पर चलने के लिए। फिर दोनों ने बहुत सारी बातें की आपस में और फिर दोनों ने ही फ़ोन कट कर दिया। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और किट्टू की एक्टिंग अभी भी जारी थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या किट्टू का ये मजाक पड़ सकता है प्रताप हाउस पर भारी? ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। थैंक यू फ्रेंड्स।